हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लेखन कला और शहरी जीवन। ये इसका पार्ट 3 है। हमने पार्ट सेकेंड और पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप वो देख लो तभी आपको ये समझ आएगा। तो हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करने वाले थे परिवहन के बारे में। यानी कि शहरों में माल के आवाजाही के बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा परिवहन। तो परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जलमार्ग था, क्योंकि मेसोपोटामिया के आसपास दो नदियाँ थी, तजला और फरात, दो नदियाँ थी। तो इन दो नदियों से क्या था, व्यापार करना जो आसान था और सस्ता भी था। अनाज के बोरे से लदी नाव नदी की धारा में हवा की वेग से चलती हुई जाती थी। यानी कि जो नाव होती थी वो या तो माल या फिर अनाज, क्योंकि मेसोपोटामिया सिर्फ खाद्य संसाधन के लिए क्या था, मतलब उसके पास खाद्य संसाधन बहुत था, लेकिन खनिज संसाधन नहीं था। ये हमने पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देख लो, वरना आपको ये समझ नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो क्या होता था, मेसोपोटामिया अनाज के बोरे लेकर जाता था और जाता था नदी के रास्ते से दूसरे देशों में। ठीक है। तो वो जो नदी होती थी या फिर जो नाव होती थी वो हवा की, यानी कि जिस डायरेक्शन में हवा जाती थी उस डायरेक्शन में ही नाव जाती थी, जिसमें कोई खर्चा तो नहीं था, लेकिन जबकि जानवरों से माल की ढुलाई करने में उन्हें चारा खिलाना पड़ता। यानी कि देखा जाए तो समुद्री मार्ग एक सस्ता मार्ग था व्यापार करने का, क्योंकि इसमें जो था नाव का कोई खर्चा भी नहीं होता, मतलब ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। लेकिन वहाँ पर अभी जानवरों को लोगे, उनका ध्यान रखोगे, उनको बीच बीच में रेस्ट दोगे और उनके लिए चारा वारा मंगवाओ, तो उनको क्या करते थे, अलग अलग खर्चा निकल जाता था। से लोग क्या करते थे, जल मार्ग का ज़्यादा उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया की लहरें और प्राकृतिक जल धाराएं बस्तियों के बीच माल के परिवहन के लिए अच्छा साधन थी। यानी कि मेसोपोटामिया की जो प्राकृतिक जल धाराएं थी वो छोटी छोटी बस्तियाँ, क्योंकि मेसोपोटामिया ज़्यादातर यानी कि जो उसके नगर या फिर जो उसके राज्य होते थे वो नदियों के पास ज़्यादा बसे रहते थे। इसलिए क्या होता था, जो बस्तियाँ होती थी या फिर बस्तियों का जो कि माल चाहिए होता था, तो कि मेसोपोटामिया के लोग क्या करते थे, नहरों के माध्यम से या फिर समुद्री मार्ग के माध्यम से परिवहन करते थे। अब आता है मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन कला, क्योंकि चैप्टर ही लेखन कला है तो हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मेसोपोटामिया में लेखन कला जो है वो सुमेर वासियों ने ही खोजी थी लेखन कला सबसे पहले। तो यहाँ के लोग लेखन कला जानते थे, यानी कि लिखने की कला को जानते थे। लेखन के लिए लोग गीली मिट्टी की पट्टिकाओं का यूज़ करते थे। ये लोग क्या करते थे, एक चकोर कलर की ऐसी, मतलब स्क्वायर या फिर कह सकते हो फिर कह सकते हो रेक्टेंगल के आकार की एक पट्टिकाएँ होती थी, और यहाँ पर वो लिखते थे। और लिखने के बाद क्या, मतलब यहाँ पर वो लिखते थे और लिखने के बाद क्या करते थे, इसको सुखाते थे आग से इसको सुखाते थे। और फिर जब एक बार पट्टिका यूज़ हो जाती थी तो इसका दोबारा उपयोग नहीं था, इसलिए वो फालतू हो जाती थी। और यहाँ पर जो एक पट्टिका होती थी वो कागज़ के एक पृष्ठ की तरह ही कार्य करती थी। ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, तो मिट्टी से बने पट्टिकाएँ का इस्तेमाल करते थे। ध्वनि के लिए कीलक्षार या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग करते थे। ठीक है। फिर आता है, ठीक है, इनकी अलग अलग ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह होते थे। यानी कि अगर ध्वनि को दर्शाना होता तो वो लोग क्या करते थे, कीलाकार को चिन्ह होते थे तो उनका यूज़ करते थे, और अलग अलग ध्वनि को अलग अलग चिन्ह होते थे। ठीक है। लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब करने के लिए, शब्दकोश यानी कि जिसे हम कहते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करना, ये और राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए थे। यानी कि लेखन कला को किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, हिसाब किताब रखने के लिए। ठीक है। तो लेखन कला को किस लिए यूज़ किया जाता था, हिसाब किताब करने के लिए, और शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी बनाने के लिए, और किस लिए यूज़ किया जाता था, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता
इनके अगर भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए और राजाओं के क्या क्या कार्य होंगे वो करने के लिए। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लेखन कला का प्रयोग बताइए, तो आपको बताना है कि लेखन कला का प्रयोग किस प्रकार से होता था। यानी कि जैसे लेखन कला का प्रयोग हिसाब किताब रखने के लिए और डिक्शनरी बनाने के लिए, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कार्य का वर्णन करने के लिए। ठीक है, अब आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। यानी कि जो लिपिक यानी कि जो लिपि लिखने वाला होता था उसको बहुत सारे चिन्ह। अब ऐसा नहीं है कि मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग जो है वो सब लोग लिपि को लिखना जानते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो लिपि लिखना जानते थे और जो लिपि लिखते थे उनको लिपिक कहा जाता था। अब इन लिपिक को कई सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे, जैसे ध्वनि का अलग चिन्ह, अगर कोई वर्ड है तो उसका अलग चिन्ह, और उसे गीली पट्टी पर सूखने से पहले लिखना होता था। इसमें क्या होता था, अगर कोई भी गीली पट्टी अगर सूख जाती तो उसके बाद हम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लिपिक को क्या, यानी कि जो लिखने वाला होता है उसको बहुत पहले ही, यानी कि उसको जल्द लिखना पड़ता था। अगर सूख जाती है तो वो दोबारा उसके बाद नहीं लिख पाता। ठीक है, लेखन के कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता, यानी कि कुशलता इनकी स्किल्स। अगर लेखन का कार्य अगर आप कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है कि आप जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उसका मतलब सैकड़ों आपको प्रतीक चिन्ह सीखने पड़ते हैं। और क्या हो जाता है, और उसको क्या होता है, मतलब आपकी स्पीड जो है वो तेज़ होनी चाहिए, क्योंकि गीली मिट्टी यूँ सूख जाती है, इसलिए सूखने से पहले आपको लिखना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साक्षरता। साक्षरता होता है पढ़ना लिखना। ठीक है, तो अब साक्षरता देखिए तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे, क्योंकि ये सबकी बस की बात नहीं थी पढ़ना लिखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। ठीक है, तो इसलिए सबकी बात नहीं थी पढ़ना लिखना, इसलिए बहुत कम ही लोग पढ़े लिखे थे। न केवल प्रत्येक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि कई अधिक पैचदों में थी। ये नहीं कह सकते कि सैकड़ों, मतलब सैकड़ों से भी बहुत ज़्यादा एक एक वर्ड के प्रतीक चिन्ह होते थे। तो क्या होता ना, हम ये नहीं कह सकते कि केवल प्रतीक चिन्ह सैकड़ों में थे, बल्कि अधिक पेचीदे भी थे, यानी कि बहुत डिटेल में थे, कह सकते हो बहुत मतलब हार्ड थे, बहुत डिटेलिड थे वो। तो इतना आसान नहीं था उनको सीखना, सिर्फ कुछ ही लोग जिनमें कौशलता होती है वही सीख सकते थे लिपि आकार को। ठीक है, और अब क्या लिखा है, अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। यानी कि अगर राजा स्वयं पढ़ा लिखा हो तो वो प्रशस्ति अभिलेखों में उन तथ्यों का अवश्य उल्लेख किया जाए। ठीक है, अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी, और ये यानी कि अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग थे, और जो लिपि थी यानी कि जो लिपिक थे, यानी कि लिपि लिखने वाले थे, उनको सैकड़ों चिन्ह तो सीखने ही पड़ते थे, लेकिन वो बहुत अधिक पेचीदार भी थे, इनकी बहुत ही ज़्यादा डिटेलिड थे। ठीक है, अब आता है लेखन कला का विकास। तो मेसोपोटामिया में जो मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 BC की थी। यानी कि मेसोपोटामिया में जो लिपिक या फिर जो गीली मिट्टी या फिर जो मिट्टी की पट्टिकाएं पाई गई वो 3200 BC थी। इन पट्टिकाओं में बैलों, मछलियों, रोटी आदि लगभग 5000 सूचियाँ मिली। ठीक है, जो वहाँ के दक्षिण शहर उरुक के मंदिरों, दक्षिण यानी कि सबसे निचले, ठीक है, उरुक के मंदिरों में आने वाली, वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। लेखन कार्य संभवतः तभी शुरू होगा। यानी कि ये कह रहा है कि दक्षिण शहर जो उरुक के मंदिर है, वहाँ से जो बाहर से चीज़ें आती थी तो उससे ही मतलब लेखन कला शुरू हुई। जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता महसूस हुई, यानी कि अब लोगों को जब लगने लगा कि उन्हें अभी हिसाब किताब लिखना चाहिए, तो कि वो ज़रूरी है ताकि हम हिसाब किताब भूलें ना, तो लोगों को लगने लगा कि हम हिसाब किताब लिखना मतलब लोगों को आवश्यकता होने की ज़रूरत महसूस होने लगी कि हम लेन देन को लिखें कहीं पर। तो क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, ऐसे में इसका हिसाब रखना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। क्योंकि शहरी जीवन
क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन जो था वो अलग अलग समय पर होते थे। तो ऐसे में कहते हैं इसका हिसाब रखना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। ठीक है, अब बताइए यहाँ लोग लेखन के लिए गीली मिट्टी की बनी पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे, जिसे बाद में धूप में सुखाया जाता। जैसे अभी हमने पढ़ा था, इनके ये लोग क्या करते थे, या तो धूप में सिखाते थे या आग में गर्म करते थे। इनके जब लिख देते थे लोग तो उस लेखन पट्टी को क्या करते थे, धूप में सुखाते थे या फिर आग में गर्म करते थे। लगभग 2600 BC के आसपास वर्ण कीलाकार हो चुके थे। इस समय भाषा सुमेरियन थी। अंत में यहाँ शब्दकोश भी बनाए गए थे, डिक्शनरी भी बनाई गई थी। अब आता है मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रयोग। मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रयोग मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों, आराधना संबंधित जानकारी को लिखित रूप में संरक्षित किया गया था। पूछा जाए कि मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग बताए तो धार्मिक ग्रंथ, मंदिरों और आराधना संबंधित जानकारी को लिखित रूप में संरक्षित किया जाता था। सामाजिक न्यायवाद, विवाद संबंधित मामलों के नियम और विधियों को लिखित रूप से संरक्षित करने के लिए भी लेखन कला का प्रयोग किया जाता है। इनका किसी को सामाजिक न्याय दिलाना, विवाद नियमों संबंधित मामलों के नियम, यानी कि जो अलग अलग नियम या कानून होते थे या विधियों को लिखित रूप में संरक्षित करने के लिए भी लेखन कला का प्रयोग किया गया था। धार्मिक ग्रंथों, मंदिरों और आराधनाओं संबंधित जानकारी, इनकी धार्मिक ग्रंथ की जानकारी हो, मंदिरों की और आराधना, इन सबसे जो संबंधित जानकारी हो उनको लिखित रूप से संरक्षित किया जाए। ठीक है, तो इसलिए मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया के शहर, अब यहाँ पर हम पार्ट 3 को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब आप सोच रहे होगे मैं 10-10 या 11-11 मिनट की वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि जो बच्चे हैं उनको रेस्ट मिल सके और वो आराम से उन वीडियोस को देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 3 जो है फिनिश कर देती हूँ। अब ये वीडियो जो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, पार्ट 3 यहीं पे फिनिश हो जाता है। पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करना, और अगर 2 और फर्स्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना और लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ऐसी वीडियोस आपको और मिलेगी। बाय बाय।